गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल 15 अगस्त था एंड इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पर कल का दिन ऐसा निकला कि थोड़े से क्वेश्चन मार्क उठ गए इसी इंडिपेंडेंस के ऊपर। रीज़न इसका ये रहा कि अगर हम बात करते हैं, हमारे देश को इंडिपेंडेंट हुए इतने सारे साल हो चुके हैं, बट आज भी जो देश की महिलाएं हैं अपने आप को सेफ फील नहीं करती, अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करती। पिछले दिनों के अंदर जो कोलकाता के अंदर इंसिडेंट हुआ, उसने पूरी ह्यूमैनिटी को एक तरह से शर्मसार करके रख दिया है। देखो, जब एक इंसान डॉक्टर बनता है, एक महिला एक डॉक्टर बनती है ना, तो बहुत स्ट्रगल्स के साथ डॉक्टर बनती है। मैं खुद बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो दो दो दिन, लगभग 30 घंटे 40 घंटे बिना सोए हुए, बिना मतलब बाकी चीज़ों को देखे हुए दिन रात पेशेंट्स की सेवा करते हैं ताकि एक पेशेंट की जान बचाई जा पाए। जब एक ऐसी घटना होती है, और चलो डॉक्टर छोड़ो, एक महिला के साथ ऐसी घटना होती है ना, इट मतलब पूरे जो रूह को एक तरह से झकझोर के रख देने वाली ये घटना थी। डेफिनेटली देखो, यही अब तो उम्मीद यही है कि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो, सरकार इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले। जो भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए एंड जो महिला है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। हालांकि देखो, बहुत सारे इसके ऊपर कुछ कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी मॉब ने यहाँ पर आकर पूरे एविडेंसेस खत्म कर दिए। देखो, ये चीज़ें बहुत ही गलत चीज़ें हैं एंड उम्मीद यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी स्पीडी जस्टिस इस केस के अंदर मिल पाए। बाकी अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस डे स्पीच की, तो यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल काफ़ी सारी बातें बोली गई इंडिपेंडेंस डे स्पीच के अंदर। ये वाले के लिए ना अलग से मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था, इसी चैनल ओनली एस एक्सटेंडेड के ऊपर ही आपको मिल जाएगा कि क्या क्या उनकी हाईलाइट्स रहीं। पर उनकी जो इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट्स थे, एक तो ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए देश के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ पे सिविल कोड चल रहा है विद रिगार्ड्स टू अलग अलग रीजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे आपका मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को कम्युनल सिविल कोड का नाम दिया। एंड उन्होंने बोला कि अब हम उसकी जगह चाहते हैं कि सेक्युलर सिविल कोड आए, यानी कि एक तरह से जो हम बोलते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात करी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, डेट है आज की 16 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पीएम गति शक्ति के बारे में। अभी देखो, इसकी एक वर्कशॉप थी, इस वजह से पिछले दिनों के अंदर ये न्यूज़ में रहा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर एक पीएम गति शक्ति है क्या। देखो, मान लेते हैं कि हमें एक सड़क बनानी है, ठीक है। अब एक कोई डिपार्टमेंट वाले आते हैं, वो सड़क बना के चले जाते हैं, अच्छी बात है। अब दूसरे डिपार्टमेंट को पता क्या लगता है, दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि यार इसके नीचे तो हमें कुछ सीवेज की लाइन डालनी थी, कुछ और डालना था, गैस पाइपलाइन डालनी थी, कुछ भी। वो फिर क्या करते हैं, वो सड़क को तोड़ देते हैं और वो अपनी जो भी लाइन उनको डालनी थी फिर वो डाल देते हैं। फिर वापस से सड़क बनाई जाती है। फिर किसी तीसरे और डिपार्टमेंट को याद आ जाता है, नहीं यार हमने तो ये चीज़ डालने हम भूल ही गए, तो वापस से सड़क को तोड़ा जाता है, फिर उसको वापस से बनाया जाता है। तो हो पता क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पर अगर इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता ना, ये बार बार सड़क को तोड़ने की जरूरत ना पड़ती। पर इंडिया में होता ऐसा ही है, सारे डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वन, ये डिपार्टमेंट टू, ये डिपार्टमेंट थ्री, ये अपने अलग अलग काम करते रहते हैं। इनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, और आपस में तालमेल नहीं होगा तो भाई रिसोर्सेज का तो मिसयूज होगा ही ना। एफिशिएंट यूजेज जो रिसोर्सेज का होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाएगा। इसी सब चीजों को सही करने के लिए हम लाए थे पीएम गति शक्ति 2021 के अंदर। क्या है ये पीएम गति शक्ति? देखो, यहाँ पर इसके आपको टोटल 6 पिलर्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये यूपीएससी ने ना मेंस में ऑलरेडी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। एक है इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी मिनिस्ट्रीज के जितने भी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा, उनको साथ लाया जाएगा, क्योंकि साथ में लाने की बात है ना। एंड फिर प्रायोरिटाइजेशन देखी जाएगी कि आप प्रायोरिटाइज करो कि अपने जो जो इंटरेक्शन है उसको कैसे हम प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ठीक है ना। ताकि ऐसा ना हो कि जो भी गैप्स हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, बाद में ना गैप्स आइडेंटिफाई हों। इसके साथ ही साथ किस तरह से आपस में बातचीत कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी। इसके लिए ही हमने एक एनालिटिकल टूल भी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, वही इसका फिफ्थ पिलर हो जाता है। एंड रियल टाइम के बेसिस के ऊपर हर डेटा मिल पाए, रियल टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्या चीज़ें बन रहा है, हर चीज़ों के रिगार्डिंग ये काम हो पाए, ये इसका फोकस था। प्लस एट द सेम टाइम ना पीएम गति शक्ति के अंदर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया गया। जैसे आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बात करता था कि कैसे देश में हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, रोड हो गया, रेलवेज हो गया,
एनर्जी सेक्टर हो गया, इनको हम कैसे कहीं ना कहीं बढ़िया कर सकते हैं, ये सारे के लिए हम पैसा खर्च करना चाहते थे। वही सारी चीजें आपकी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आ चुकी हैं। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर आपके नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी या फिर पीएम गति शक्ति यहाँ लॉन्च किया था। एक्चुअली में क्या है ना, मल्टी मॉडल का मीनिंग क्या होता है? देखो, मोड समझते हो, मोड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे एक आपका हो गया रेलवेज, एक आपका रोड्स हो गया, एक एयरवेज हो गया, एक आपका वाटरवेज हो गया। अब क्या होता है ना, कई बार इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मान लेते हैं कोई कोई हमारा सामान आया, वो गुजरात तक पहुंच गया। अब गुजरात तक कैसे पहुंचा था? वो वाटरवेज के माध्यम से पहुंचा था। अब यहां से मान लो इसको बिहार जाना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट ना कि बिहार तक के लिए बीच में रेलवेज हो, रोड्स हो, प्रॉपर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये इस चीज को ही इंश्योर करने की कोशिश करता है। प्लस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटर मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे डेटा को मैनेज करने के लिए आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कैसे अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो टोटल आपके 7 इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे आपका आईटी कम्युनिकेशन हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, राइट। एंड और जो प्रोजेक्ट्स जैसे एनआईपी हो गया, उसको भी हमने यहाँ पे इसके अंदर अलाइन कर दिया है। कोशिश यही है कि नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बने एंड प्रॉपरली उससे यहाँ पे हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो एंड लोगों को अच्छे खासे रोजगार भी मिल पाए। तो उसके लिए ही यहाँ पर गति शक्ति आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए मददगार होता है। जो भी इसके रिगार्डिंग टूल्स वगैरह बनाए गए हैं वहां पे आप नोटिस कर पाओगे, जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये यहाँ पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस टूल के रिगार्डिंग, राइट। जीआईएस प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा और डेटा को यहाँ पे साथ में इंटीग्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में दे रखनी है कि जो भी डेटा आया, जैसे मान लो इसरो से हमने सैटेलाइट इमेजरी निकाली, मैंने बताया था ना रियल टाइम के बेसिस के ऊपर चीजें होंगी। ये आपका छठा पिलर था इसका, आपका पीएम गति शक्ति का। तो वो डायनामिक था ना, तो डायनामिक का मतलब रियल टाइम पे ऊपर ही है। तो इसरो से यहाँ पे हम यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस को लेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको जो सरकारी क्लाउड है, क्लाउड समझते हो ना, सारा डेटा वहां पे स्टोर हो जाता है, तो मेघराज जो है वहां पर उसको होस्ट किया जाता है। तो इस तरह से इंटरेक्शंस को काफी ज्यादा आसान बना दिया गया है। ये बात होगी आपके पीएम गति शक्ति की। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कल जैसे 15 अगस्त था, तो इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर आपके जितने भी बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस की बात करूंगा, तो वहां पर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाता है। तो जैसे आपका कोई भी बैच हो गया, आपका संकल्प हो गया, प्रहार हो गया, टाइटन हो गया, इनको आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल के अंदर भी ये सारे हमारी टीम आपको ऑप्शनल्स प्रोवाइड कर रही है। ये भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जो 3 ईयर हमारा प्रोग्राम है, जहां पर फेज वाइज मैनर के अंदर हर चीज पढ़ाई जाती है, तो वो प्रारंभ बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम कॉस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो डेफिनेटली आपको इनके अंदर एनरोल करना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका पटेल नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया दिल्ली के अंदर, या लखनऊ एंड आपका पटना, यहाँ पर जो हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्लैट 25% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको जो लिंक्स हैं इन सबके आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें 8071174446 पे आप हमें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है गुरमार के रिगार्डिंग। गुरमार कह रहे हो या इसको आप गुड़मार भी आप कह सकते हो, सेम ही चीज है, ठीक है। तो कल को एग्जाम में गुड़मार लिखा है तो घबराना नहीं है, एक ही बात है यहाँ पे, गुड़मार या गुरमार। अब गुड़मार या गुरमार के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स को ना गया के अंदर ब्रह्मोइनी हिल्स जो है ना, वहां पर आपको ये हब आपको देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जब मैं बात करता हूँ गुड़मार की, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। सर किस तरह के बेनिफिट्स? देखो, किसी को मोटापा होता है ना और वो अपना वेट कम करना चाहता है, तो ये एंटी डायबिटिक जो है मेडिसिनल हर्ब, इससे वेट तो लॉस होता ही है, पर एट द सेम टाइम नाम में क्या है, एंटी डायबिटीज। तो आपकी चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो या आपकी टाइप 2 डायबिटीज हो, उसको कंट्रोल करने के अंदर गुड़मार बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जिसके माध्यम से शुगर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है, जो डिक्रीज कर देता है। साथ ही साथ
आपका जो बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मात्रा को भी इंक्रीज कर देगा, आपकी जो पेनक्रियास के अंदर सेल्स की ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो एक तरह से आपको इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाती हैं, प्लस वेट लॉस कंट्रोल करने में भी, वेट लॉस के अंदर मदद करता है, तो एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसको आयुर्वेदा के अंदर मैश्रृंगा या फिर गुरमार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और ग्लूकोज बैलेंस के अंदर ये डेफिनेटली मदद करता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, जैसे हमने देखा ही, धीरे धीरे ये ग्रो करता है। पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब जैसे आप रिवर्स के केस में बात करते हो ना कि पेरिनियल रिवर, उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स जो कहीं ना कहीं लंबे समय तक जीवित रहते हैं उनको हम पेरिनियल प्लांट्स बोल देते हैं। जब मैं बात करता हूँ वुडी क्लाइंबर की, वुडी क्लाइंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ट्रीज के ऊपर कई बार निर्भर रहते हैं, मान लो अपनी ग्रोथ के लिए या सनलाइट के लिए। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली ये इंडिजिनस है इंडिया को, इट्स अ ट्रॉपिकल प्लांट, एंड साथ ही साथ आपको अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी ग्रो होता हुआ ये देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें थी जो आपको गुरमार के बारे में पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा तुंगभद्रा डैम के बारे में है। पिछले दिनों के अंदर तुंगभद्रा डैम के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज में आ रही है। एक्चुअल में है क्या ना कि यहाँ पर तुंगभद्रा डैम का एक जो क्रेस्ट ग्रेट है वो यहाँ पर टूट गया है, ठीक है ना, एक तरह से फेल कर गया है। तो बहुत सारे एरियाज के ऊपर फ्लड अलर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तुंगभद्रा रिवर या तुंगभद्रा डैम है क्या। देखो यहाँ पर ना आप थोड़ा फोकस करना, ये है आपका तुंगा रिवर, कौन सी रिवर, तुंगा रिवर, और ये है आपकी भद्रा रिवर। अब चाहे आप बात कर लो तुंगा रिवर की, चाहे आप बात कर लीजिए भद्रा रिवर की, ये दोनों कहाँ से निकलती देखने को मिलती हैं, दिस इज विच पोर्शन, ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन देखने को मिल जाएगा। एंड फिर जब ये तुंगा रिवर निकली यहाँ से और यहाँ से भद्रा रिवर आई, यहाँ पर जब ये मिली ना तो ये मिलकर क्या बन गई, ये बन गई तुंगभद्रा नदी। आर यू गेटिंग इट? तो तुंगा और भद्रा मिलते हैं तब जाके तुंगभद्रा बनता है। तुंगभद्रा रिवर आगे जाके आपकी जो कृष्णा नदी है, ये रही कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और भी कृष्णा नदी की डिफरेंट डिफरेंट आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका डिंडी हो गया, हालिया हो गया, मूसी हो गया, मनेरू हो गया, भीमा हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको और भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इसी तुंगभद्रा नदी के ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, तुंगभद्रा डैम, नाम भी उसी के ऊपर ही है। आर यू गेटिंग इट? तो ये तुंगभद्रा जो डैम है इसको आप पंपा सागर डैम के नाम से भी जानते हो, तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही है। ये डैम आपको कर्नाटका के कोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुनीराबाद जगह के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज डैम है, यहाँ से इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ये सारे पर्पस ये सर्व कर देता है। ये डैम 71 साल पहले बनाया गया था, ठीक है, कब, 1953 के आसपास, ठीक है। तो इसकी आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो 133,000 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी आपको स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से ये नदी बनती है, प्लस एट द सेम टाइम कहाँ पर मिलती है ये तुंगा और भद्रा, ये मिलती है आपकी कोडिल जगह के ऊपर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फिर कर्नाटका के जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है उसके फ्लो होती हुई आगे तुंगभद्रा नदी को जन्म देती है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर इस रिवर बेसिन की वजह से ही आपके यहाँ पे राइस हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सब चीज़ें ग्रो करी जाती हैं। साथ साथ बहुत सारी फिश स्पीशीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मिनरल सोर्सेज जैसे आपका आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये आपको मेजर मिनरल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे केरला की जूइश कम्युनिटी के बारे में। देखो इस कम्युनिटी को ना परदेसी कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। सर परदेसी क्यों? क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी नहीं है, ये प्रदेश से आई है। प्रदेश से कहाँ से? प्रदेश से आपको मेजरली आपको ये देखने को मिलती है वो है आपका स्पेन या पोर्टुगल से। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, पहले तो ये समझो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि केरला के अंदर ना ये जो परदेसी जूइश कम्युनिटी थी, इसकी जो आखिरी महिला थी उसकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। तो एक तरह से आज के समय ये भारत में कम्युनिटी बहुत कम नंबर्स में रह चुकी है। अब इनको कोचिन ज्यूज भी बोलते हैं, ज्यूइश है ना, तो कोचिन ज्यूज भी बोलते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इनकी हिस्ट्री आज से 3000 साल पहले तक जाती है। यहाँ पर जो किंग सोलोमन हुआ करते हैं ना उस समय, आज से 10th सेंचुरी बीसी के समय के ऊपर, यानी कि आज से 3000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, उसके साथ इनकी हिस्ट्री ट्रेस करी जाती है। ये भारत में कहाँ पे सेटल हुए? आपके क्रैनगनोर, ठीक है ना, जो आज का समय के ऊपर थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोडुनगलूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कम्युनिटी इसको यहाँ पे शिंगली के नाम से भी जानती है। अब एक्चुअल में हम अगर बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, स्पेशली जब कहीं ना कहीं पोर्टुगीज आते हैं, वैसे तो 1498 में आते हैं पर 16th सेंचुरी के अंदर और बड़ी नंबर्स के अंदर आते हैं, तो मालाबर ज्यूज भी जो थे ना वो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ मूव कर गए, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे
जो कोची वाली साइड के ऊपर मूव कर गए फ्रॉम द क्रेनगनो टू कोचीन। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे लोकल किंग ने इनको यहाँ पे बहुत अच्छे से वेलकम किया। अब थोड़ा सा मैं आपको अगर और इनकी हिस्ट्री के अंदर बताऊं ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर आपका स्पेन पोर्टुगल आ जाता है। यहाँ से ये जो फॉरेन ज्यूस जिनको हम परदेसी ज्यूस बोलते हैं, ये भारत में अराइव करे जब कहीं ना कहीं 15वीं और 16वीं सदी के अंदर, जब आपके पोर्टुगल्स और आपके साथ साथ जो स्पेन, वहां पर इनको परसिक्यूशन फेस करना पड़ा। तो धीरे धीरे मूव करते करते इंडिया में आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। क्योंकि इतना परसिक्यूट किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं मालाबार कोस्ट के पास में आके सेटल हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्होंने मलयालम लैंग्वेज और लोकल कस्टम को अडॉप्ट किया। पर अगर मैं बात करूं लोकल ज्यूस के मुकाबले, उनके बीच में यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस होते थे। यानी कि इन्होंने लोकल चीजों को अडॉप्ट तो किया, पर फिर भी परदेसी ज्यूस और जो लोकल ज्यूस थे इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर तो रह ही गए। इस वजह से वेस्टर्न राइटर्स ने ना जो परदेसीज हैं इनको व्हाइट ज्यूस बोला, और जो मालाबारीज थे उनको यहाँ पे ब्लैक ज्यूस का नाम यहाँ पे दिया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें ना, तो ज्यादातर जो परदेसी ज्यूस हैं वो वापस जा चुके हैं कहाँ पर, इजराइल के ऊपर। वापस पोर्टुगीज या स्पेन नहीं गए, वो इजराइल चले गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इजराइल उनका यहाँ पे उनका एक्चुअल में लैंड हमें देखने को मिल जाएगा। भारत में अच्छी बात ये रही कि देखो वेस्ट में ना ज्यूस को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, पर इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। इंडिया में यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पे परसिक्यूशन इनका नहीं देखने को मिला, बल्कि इंडिया में जो जूइश कम्युनिटी थी उन्होंने काफी अच्छे से प्रॉस्पर किया। आज के समय अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे जूइश ऐसे आपको लोग देखने को मिल जाएंगे जो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जो कि डच या हिंदू रूलर्स को एडवाइस किया करते थे पिछले कुछ समय के अंदर। 1950 से कहीं ना कहीं इन्होंने वापस से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के समय अगर हम बात करें, ठीक है ना, 4000 कोचिनिज्म आपको इसराइल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो भारत से वापस यहाँ पे इसराइल की तरफ गए हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे केरला की जूइश कम्युनिटी के बारे में जो आपको जानने चाहिए। अगला दोस्तों एक टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, रशिया के कुर्स्क रीजन के रिगार्डिंग। एक्चुअल में हुआ क्या है ना, ये आप नोटिस करो इस जगह का। ये आपको देख पाओगे, ये रशिया के अंदर आपको जो जगह है, ये कुर्स्क रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल आपके जो यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। अब यूक्रेन ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है कि यूक्रेन रशिया की टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं लगभग 30 किलोमीटर में अंदर मूव कर गए हैं कर्स्क रीजन के अंदर। तो यानी कि यूक्रेन भी अब फाइट बैक कर रहा है, वो भी यहाँ पे रशिया के ऊपर अब आगे बढ़ रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से 2022 से युद्ध ये स्टार्ट हुआ है। तो कुर्स्क एक तरह का सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रशिया के साउथ वेस्ट बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब इस रीजन से आपकी जो नाइपर रिवर हो गया, डॉन रिवर हो गया, ये हमें फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो रीजन है ना, ये ब्लैक अर्थ टेरिटरी जो जिसको बोला जाता है उसके अंदर लोकेटेड है। ब्लैक अर्थ क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, अपने आप में बहुत ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर आपको ह्यूमस का बहुत हैवी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, साथ साथ फॉस्फोरस हो गया, अमोनिया कंपाउंड बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो जो सॉइल है दैट इज चेरनोजिम, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे ब्लैक अर्थ टेरिटरी या फर्टाइल सॉइल भी बोला जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, लगभग 8 आपको स्पेशली प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा नाम देख सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा याद में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, बट एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छे खासे डिपॉजिट, जैसे आयरन ओर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, राइट, आपके मिनरल वाटर्स हो गया, चाक हो गया, क्लेज लोम्स हो गया, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे रशिया के कुर्स्क रीजन के बारे में, क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको जानना चाहिए था। अब चल लेते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। देखो आज का पहला आपका क्वेश्चन रहेगा 2019 का। यहाँ पर स्टेटमेंट्स कुछ पूछी हुई हैं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ कौन सी रिवर में फाइंड की जाती है। अब देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा भी। ये जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है ना, ब्लू फिन मशीन, अभी मैं आप लोगों को आंसर करना है ये कमेंट में, पर बस इसको याद रखना, भी बताता हूँ क्यों याद रखना है। दूसरा आपका क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन होगा आज का आंसर, वो होगा पाम ऑयल के बारे में। इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताइएगा। हाँ जी, कल मैं कह रहा था कि आपको इनमें से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है। देखो अभी हम क्या पढ़ के आ रहे थे, ब्लू फिन मशीर के बारे में, राइट। तो कहने का मेरा अर्थ पता क्या है, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करे होते हैं ना, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर मशीर की या गोल्डन मशीर की, ये दरअसल में क्या होनी चाहिए, ये फिश होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 2019 का क्वेश्चन यहाँ पे ढंग से किया होता ना, तो गारंटीड है वो 2022 का क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाता। अदरवाइज सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। बात करें देखो गोल्डन मशीर की, तो गोल्डन मशीर कुछ इस तरह की दिखती है जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे। गोल्डन मशीर का IUCN स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। गोल्डन मशीन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसको टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स। और ये लॉन्गेस्ट
फ्रेश वाटर फिश आपको देखने को मिल जाती है। आपके बहुत सारे रिवर्स, आपका इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, उन सब एरियाज में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, अच्छी खासी इनकी पॉपुलेशन है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बर्ड नहीं है, ये फिश है। बाकी सारे आपके इंडियन नाइटजार हो गया, स्पून बिल हो गया, व्हाइट एल्बिस हो गया, ये सारे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड्स टू बारासिंगा या इंडियन स्वयं डियर। ये तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है। इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए यहाँ पे फेमस भी है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व ने ही यहाँ पर ऑफिशियली अपना मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया था। क्या है इसका मैस्कॉट? इसका मैस्कॉट और कुछ नहीं बल्कि भूर सिंह द बारासिंगा, यही आपको इसका मैस्कॉट देखने को मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। डेफिनेटली आप इसको जान सकते हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आज के आपके ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में आप इसका आंसर बता सकते हो। कल जो होमवर्क दिया था रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में, इससे देखो सीजन्स नहीं होते, रोटेशन से आपके दिन और रात होते हैं। आपकी जो धरती का रेवोल्यूशन होता है ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे यहाँ पे डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नीला कुरिंजी की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल देखने को मिलता है, तो सेकंड भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। बात करें गोतीपुआ डांस की तो आपको ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, हमने इसका पूरा बैकग्राउंड भी डिस्कस किया था। तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। गौरव के बारे में जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।